नमस्कार दोस्तों, स्टोरी ऑडियो बुक मुंबई चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपको ये कहानी पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर में अब तक आप लोगों ने सुना किस तरह से अनाया हेडक्वार्टर में पहुंचती है और उसका इलाज होता है, और वह अभी भी पहुंचे थे। वही हर्षवर्धन उसके खोने के डर से उसके पास बैठा हुआ था। लेकिन इस बीच काफी वक्त बीत चुका था और आधी रात हो चुकी थी। हर्षवर्धन जो अनाया के पास बैठा हुआ था, उसकी तबीयत अचानक ही खराब हो गई और वह लंबी लंबी सांस भरने लगा और खांसते हुए उसके मुंह से खून भी निकल रहा था। ये देखते ही बाहर से सेक्रेटरी रजत और बेला तुरंत अंदर आए और हर्षवर्धन की ऐसी हालत देखकर चिंतित हो गए। उन्होंने तुरंत डॉक्टर को वहां बुलाया हर्षवर्धन को चेक करने के लिए। वह बेड काफी बड़ा था तो हर्षवर्धन भी उसके पास लेटा दिया। तभी डॉक्टर भी हर्षवर्धन को चेक करते हैं, लेकिन वह लोग हर्षवर्धन की तबीयत खराब होने का रीजन समझ नहीं पा रहे थे। तभी सेक्रेटरी बेला डॉक्टर को चिंतित आवाज में बोली, वह बॉस को जहर दिया गया था। पता करो ये कौन सा जहर है और जल्द से जल्द उनका इलाज करो। तभी एक डॉक्टर गंभीर आवाज में बोला, मिस ऐसा नहीं हो सकता। हमने चेक किया है, उनके शरीर में कोई जहर नहीं है, और अगर उन्हें दिया भी गया है तो वह पहले ही निकल चुका है। ये सुनकर सेक्रेटरी बेला गुस्से में बोली, अगर ऐसा है तो वह बीमार क्यों है? सेक्रेटरी रजत भी थोड़ी गुस्सैल आवाज में बोला, और उनकी तबीयत इतनी खराब क्यों हो रही है और यह खून क्यों निकल रहा है? ये सुनकर एक डॉक्टर डरते हुए बोला, माफ कीजिएगा, हमें इस बारे में कुछ पता नहीं चल रहा है। हमें अभी भी कुछ टेस्ट करने की जरूरत है। उन डॉक्टरों की बात सुनकर दोनों सेक्रेटरी को गुस्सा आ रहा था, क्योंकि उनके दोनों के ही बॉस सामने लेटे हुए थे। तभी एनेस्थीसिया के असर से अनाया हल्के हल्के से अपनी आंखें खोलती है। अनाया को उठता देख बेला उसके पास गई और थोड़ी चिंतित आवाज में बोली, मास्टर आप कैसे हैं? ठीक तो है? आपको ज्यादा दर्द तो नहीं हो रहा है? तभी अनाया अपना सर पकड़ते हुए कर्कश आवाज में बोली, तुम इतनी चिल्ला क्यों रही हो? क्या हुआ है? तो बेला थोड़ी परेशान आवाज में बोली है, मास्टर वो बॉस की हालत कुछ ठीक नहीं है। इतना बोलकर वह पास लेटे हुए हर्षवर्धन की ओर इशारा करती है, जिसे सुनकर अनाया को भी याद आया कि हर्षवर्धन को जहर दिया गया था। वह तुरंत हर्षवर्धन के पास गई और उसे चेक करने लगती है। 5 मिनट से ज्यादा उसे अच्छे से चेक करने के बाद अनाया थोड़ी चिंतित आवाज में बोली, ऐसा नहीं होना चाहिए था। मैंने जहर तो पहले ही निकाल दिया है, लेकिन जहर का कुछ हिस्सा जो उनके अंदरूनी अंग पहले ही एब्जॉर्ब कर चुके हैं, वह हर्षवर्धन के लिए काफी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। वही यह सुनकर एक डॉक्टर जो अब तक वहां पर खड़ी थी, वह नाराज आवाज में बोली, तुम कौन हो और इस तरह से बकवास क्यों कर रही हो? यहाँ पर इतने ज्यादा एक्सपीरियंस डॉक्टर खड़े हैं और तुम अभी भी हम सबके सामने ऐसी बकवास कर रही हो। तुम्हें मेडिसिन के बारे में कुछ पता भी है? वही उसकी बात सुनकर अनाया का ऑरा खतरनाक हो गया और वह उस डॉक्टर को ऊपर से नीचे तक घूरते हुए बोली, तुम कौन हो और तुम यहाँ क्या कर रही हो? वह डॉक्टर भी घमंड भरी आवाज में बोली, हमें यहाँ पर वीआईपी पेशेंट को ट्रीट करने के लिए भेजा गया है। ये सुनकर अनाया बेल को घूरते हुए बोली, क्या तुमने सच में ऐसे नमूने को मेरे हर्ष को ट्रीट करने के लिए बुलाया है? ये सुनकर बेला डरते हुए बोली, नहीं मास्टर, मैंने इन्हें नहीं बुलाया है। ये कहाँ से आए मुझे नहीं पता है। तभी अनाया उसे घूरते हुए बोली, हमारे पास वक्त नहीं है, जाओ जाकर जल्द से जल्द इस हेडक्वार्टर के हेड को यहाँ बुलाओ। ये सुनकर बेला तुरंत बाहर चली गई। वहीं दूसरी ओर यह सुनकर उसे डॉक्टर के ईगो पर लग गई। वह अनाया की इंसल्ट करते हुए बोली, तू मामूली सी लड़की हमारे हेड से मिलना चाहती हो? तुम्हारी औकात भी है उनसे मिलने की? तुम बस यहाँ पर बैठे बैठे शो ऑफ कर रही हो। वही जैसे जैसे वह डॉक्टर बात कर रही थी, वैसे वैसे अनाया के आसपास का और खतरनाक हो रहा था। एक तो हर्षवर्धन की तबीयत पहले ही खराब थी, ऊपर से उस डॉक्टर की बकवास अनाया के गुस्से को अपने आपे से बाहर जाने के लिए काफी था। लेकिन अभी अनाया की प्रायोरिटी हर्षवर्धन था। उसने दूर खड़े हुए सेक्रेटरी रजत को गुस्से में बोला, इन सब की आवाज बंद करवाओ और मेरी एक्यूपंक्चर किट निकालो। वही यह सुनकर सेक्रेटरी रजत थोड़ा चिंतित आवाज में बोला, मैडम आपकी किट हमारे पास नहीं है। तभी पीछे से रोबोट शिजुका आ गया और अपने पास से नीडल बॉक्स निकालते हुए बोली, मास्टर यह रही नीडल किट। अनाया ने तुरंत उस किट को अपने हाथ में लिया और उसे डिसइंफेक्ट करते हुए हर्षवर्धन के शरीर के मेजर एक्यूपंक्चर पॉइंट को सील कर दिया।
ताकि हर्षवर्धन के अंदरूनी अंगों को और कोई नुकसान ना हो। ऐसा करते ही हर्षवर्धन जो दर्द से तड़प रहा था, उसने तड़पना बंद कर दिया और उसकी हालत में थोड़ा बहुत सुधार भी होने लगा। लेकिन जो डॉक्टर वहां खड़े थे, उन्हें ये बात अपने ईगो पर लगी, खास करके वह डॉक्टर जो कब से अनाया की इंसल्ट कर रही थी, जो कोई और नहीं डॉक्टर मोनिका थी, जो काफी वक्त से यहाँ के हेडक्वार्टर में काम कर रही थी। उनकी मेडिकल नॉलेज औसत थी, लेकिन उनका बैकग्राउंड स्ट्रांग था, इसलिए वह यहाँ आ पाई थी। वह अनाया को घूरते हुए बोली, तुम्हें पता भी है तुम क्या कर रही हो? ऐसे ही नीडल उठाकर इंसान को लगाई नहीं जाती। तुम्हें एक्यूपंक्चर के बारे में कुछ पता भी है, बस यहाँ पर मुंह उठाकर दिखावा कर रही हो। वही उसकी बात अनाया ने बिल्कुल भी नहीं सुनी। वो अभी भी हर्षवर्धन के कुछ खास एक्यूपंक्चर बिंदुओं को सील कर रही थी। वह बिल्कुल भी फोकस खोना नहीं चाहती थी। उसे पता था अगर जहर ने और ज्यादा इफेक्ट किया तो हर्षवर्धन के ब्रेन सेल्स डैमेज हो सकते थे, और ऐसा होने पर उसे मानसिक बीमारी हो सकती थी। वह दिमागी तौर पर कमजोर हो सकता था, और ऐसा भी हो सकता था उसकी याददाश्त चली जाए, और वह कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती थी। इसलिए उसने कड़क आवाज में रजत से कहा, अगर अब किसी की आवाज मुझे सुनाई दी तो मैं तुम्हें आवाज उठाने लायक नहीं छोड़ूंगी। इतना बोलकर उसने अपनी खतरनाक ओरा को रिलीज किया। रजत भी अपनी मैडम का ओरा महसूस करके डर गया। उसने तुरंत अपने गार्ड को ऑर्डर दिया। गार्ड ने तुरंत वहां खड़े सभी डॉक्टरों पर गन तान ली। अनाया फोकस से हर्षवर्धन का इलाज करने लगी। तकरीबन 15 मिनट के बाद हर्षवर्धन के चेहरे पर जो पीलापन था, उसमें हल्का सा बदलाव आया। अनाया भी अब तक काफी स्ट्रेस हो चुकी थी। उसके शरीर से भी पसीना निकलने लगा था, क्योंकि उसे बहुत ज्यादा फोकस की जरूरत थी। सब कुछ करने के बाद अनाया वहीं पर बैठ गई, क्योंकि अभी भी वह कमजोर थी। एक तो उसे गोली लगी थी, उसका खून बहा था, दूसरा वह प्रेग्नेंट थी, और हर्षवर्धन की बीमारी की वजह से वह चिंतित भी थी। इन सब की वजह से उसे इस वक्त काफी थकान महसूस हो रही थी। वही इलाज खत्म होते ही डॉक्टर मोनिका से रहा नहीं गया। वह गुस्से में बोली, तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई हम पर गन तानने की? कुछ और डॉक्टर भी नाराज थे, क्योंकि आखिरकार यह उनकी जगह थी, और यहाँ पर उनके साथ ऐसा बिहेव उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। लेकिन कुछ एक्सपीरियंस डॉक्टर जो कब से ये सब कुछ देख रहे थे और कुछ बोल नहीं रहे थे, उनके चेहरे पर चमक थी, क्योंकि उन लोगों ने देखा था कि अभी अभी पेशेंट की हालत में बहुत ज्यादा सुधार हुआ था। एक डॉक्टर एक साइड आवाज में बोला, मैडम आपने ये कैसे किया? क्या आप हमें ये सिखा सकती है? इतना बोलकर वह 2 कदम आगे आया और उसने बिना झिझक हर्षवर्धन की नब्ज चेक की, और ये देखकर कि उसकी हालत पहले से काफी बेहतर है, उसकी आंखों में सितारों जैसे चमक आ गई। वह किसी छोटे बच्चों की तरह एडमायर नजरों से अनाया को देखते हुए बोला, मैडम क्या आप हमें सिखा सकती है? यह आपने कैसे किया? ये नामुमकिन है। आपने एक साथ शरीर के सभी एक्यूपंक्चर बिंदुओं को सील किया कैसे? वही यह सुनकर दूसरा डॉक्टर भी एक्साइटेड आवाज में बोला, ऐसा नहीं हो सकता। क्या ये सच है? इतना बोलकर वह भी हर्षवर्धन को चेक करने लगा। आखिरकार यह एक लीजेंडरी इंस्टीट्यूट टेक्निक थी, और हर कोई यहाँ घमंडी और मतलबी नहीं था। हालांकि उन सब के अलग अलग मिजाज थे, लेकिन ज्यादातर डॉक्टर सीखने के लिए एक्साइटेड रहते थे। उनके लिए मेडिकल का ज्ञान किसी नशे की तरह था, जहाँ से भी जो भी मिलता वह सीख लेते, और उनकी नजरों में ओहदा कोई मायने नहीं रखता था। अगर वह छोटा बच्चा होता तो वह उनसे भी सीखते, अगर वह बूढ़ा होता तो उनसे भी सीखते। बस वह किसी की बदतमीजी बर्दाश्त नहीं कर सकते थे, क्योंकि यह बात उनकी सेल्सियस पर आती। मोनिका जैसे कुछ ही लोग वहां पर सिफारिश की वजह से आए थे, जो कुछ ज्यादा ही घमंडी थे। बाकी सभी लोग अच्छे थे। अनाया भी यह जानती थी। उसने कई साल इंस्टीट्यूट में उन डॉक्टरों के साथ काम किया था, और वह शायद दुनिया के हर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर में गई थी, अलग अलग देश की मुलाकात के वक्त। इसीलिए उन्हें ज्यादातर डॉक्टर के बिहेवियर के बारे में पता था। वही उन डॉक्टरों की बात मोनिका को बर्दाश्त नहीं हो रही थी। वह घमंड भरी आवाज में बोली, इसमें इतनी बड़ी बात क्या है? ये बस एक मामूली सी लड़की है। इसे तो अच्छी मेरी मेंटोर है, लीजेंडरी डॉक्टर एना। तुम लोगों को पता भी है मेरे मेंटर कितनी काबिल है। उसके आगे तुम लोगों की कोई औकात नहीं है। वह लीजेंडरी डॉक्टर है, उनके साथ सीखने का मौका मिला। मेरे लिए तो वह बहुत बड़ी बात है। तुम लोगों की हिम्मत भी कैसे हुई कि मेरे सामने एक मामूली सी लड़की की तारीफ कर रहे हो? मोनिका कोई जवान लड़की नहीं थी,
वह तकरीबन 40 साल की होगी और उसके चेहरे पर ही घमंड नजर आ रहा था। वही मोनिका की बात सुनकर वहां खड़े डॉक्टर को भी गुस्सा आया। उनकी नजरों में काबिलियत ही सब कुछ था। वो लोग मानते थे कि लीजेंडरी डॉक्टर एना काफी काबिल थी और उनके जैसा कोई नहीं था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि कोई दूसरा भी काबिल नहीं हो सकता था। इसलिए एक डॉक्टर आगे आए और मोनिका को घूरते हुए बोली, मानते हैं कि लीजेंडरी डॉक्टर एना का कोई मुकाबला नहीं कर सकता, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि तुम दूसरों की काबिलियत को नीची नजरों से देखती हो। और वैसे भी यहाँ पर किसी की जान खतरे में पड़ी है। तुम्हें ये सोचना चाहिए कि तुम उसे बचाओगी कैसे। उसके बदले तुम यहाँ पर खड़े खड़े घमंड दिखा रही हो। वही यह सुनकर मोनिका का गुस्सा और बढ़ गया और वह गुस्से में बोली, तो क्या हुआ? अगर तुम्हें इस पेशेंट की इतनी ही चिंता है तो तुम बचाओ, और अगर नहीं बचा सकती तो मेरे सामने इतना घमंड दिखाना बंद करो। वही यह सुनकर वह डॉक्टर भी गुस्से में बोली, अगर इतनी ही इतना रही हो तो तुम खुद क्यों नहीं बचाती? वैसे भी तुम तो कहती हो कि तुम डॉक्टर एना की डिसेंडेंट्स शिष्यक हो, तो फिर तुमने भी उनसे कुछ तो सीखा ही होगा। वही यह सुनकर एक पल के लिए तो मोनिका को डर लगा, लेकिन फिर वह घमंड भरी आवाज में बोली, क्यों नहीं, जरूर देखो मैं कैसे पेशेंट को होश में लाती हूँ। इतना बोलकर वह आगे बढ़ी। वही कब से यह बकवास सुन रही अनाया से अब रहा नहीं गया। वह गुस्से में बोली, मेरा हस्बैंड तुम लोगों के लिए कोई ट्रेनिंग टूल प्रशिक्षण उपकरण नहीं है जो तुम लोग उस पर एक्सपेरिमेंट परीक्षण करने के लिए तैयार हो रहे हो। अगर आता नहीं है तो किसी का इलाज करना बंद कर दो। तुम लोगों को डॉक्टर का लाइसेंस किसने दिया? क्या मोनिका अपनी हद से आगे बढ़ेगी? क्या होगा मोनिका के सच का खुलासा? अगर आपको अगला एपिसोड चाहिए तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।